आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी एंड व्हाई वी फाइंड इंडिटरमिनेसी एट ऑल। जिन लोगों को पता है कि इंडिटरमिनेसी हम क्यों निकालते हैं तो वो सीधा वीडियो को आगे निकाल के थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डाल दूंगा, उससे वो डायरेक्ट उस पार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाई वी फाइंड इंडिटरमिनेसी एट ऑल। कोई भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी अननोन फोर्सेस हैं उनको निकालना, ताकि हम मटेरियल डिसाइड कर सकें और डायमेंशन डिसाइड कर सकें किसी भी स्ट्रक्चर की कि उसके अंदर कितनी फोर्सेस आ रही हैं। जैसे इसी स्ट्रक्चर में अगर जो कोई लोड लगा, अगर हमें पता होगा कि इस स्ट्रक्चर में कितना मोमेंट और कितनी शेयर फोर्स आ रही है, तो इस हिसाब से हम इसका मटेरियल और इसकी डायमेंशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फोर्स कि हम सोल्व कैसे करें। तो फोर्स मेथड होता है और डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। फोर्स मेथड कुछ रिनाउंड फोर्स मेथड होता है, यूनिट लोड मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में कुछ होते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगली 2 या 3 वीडियो मेरी इसी पे होगी। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक, और अभी सुन लेते हैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका। फोर्स मेथड में जो अननोन होते हैं वो फोर्सेस होती हैं, और डिस्प्लेसमेंट में अननोन जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब डीएस और डीके का फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या रिलेशन है वो यहाँ पे देखते हैं। अब अगर हमें डिसाइड करना हो कि हमें फोर्स मेथड के थ्रू जाना है या डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू जाना है, तो हमें डीएस और डीके निकालनी होती है। जब हम डीएस निकालेंगे, मान लो डीएस 5 आई और डीके हमारी आई 7, तो उस कंडीशन में हम फोर्स मेथड के थ्रू उसको सोल्व करेंगे। और अगर जो हमारे पास डीके कम आती है और डीएस ज़्यादा आती है तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को से सोल्व करते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल जो डीएस होता है, डीएस अगर जो 2 है, इसका मतलब ही ये है कि इसके अंदर 2 अननोन फोर्सेस हैं स्ट्रक्चर के अंदर। और डीके का 2 होने का मतलब या 3 होने का मतलब होता है कि इसके अंदर अननोन डिस्प्लेसमेंट 2 या 3 है। स्ट्रक्चर को जब हम सॉल्व करते हैं फोर्स मेथड से, तो उसके अंदर फोर्स ही अननोन होती है, जैसे कि हमने पीछे देखा था। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट अननोन होते हैं। ठीक है, तो डीके हमें बताता है कि कितने अननोन डिस्प्लेसमेंट है, और डीएस हमें बताता है कितने अननोन फोर्स है। मान लो अगर जो फोर्स डीएस 3 आई, तो इसका मतलब 3 अननोन फोर्स होंगे, और 3 अननोन को निकालने के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जितनी कम इक्वेशन होंगी उतनी आसानी से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सोल्व हो जाएगा। अब डीएस हमारे पास 5 है और डीके हमारे पास 10 है। उस स्ट्रक्चर को हम स्टिफनेस मेथड से डिस्प्लेसमेंट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर 10 इक्वेशंस बनेंगी, और 10 वेरिएबल्स आएंगे उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के। तो हमें 10 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी फोर्सेस निकालने के लिए। लेकिन अगर जो डीएस 5 आ रही है, तो हमें सिर्फ 5 इक्वेशंस लगेंगी 5 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। तो मतलब सिंपल थंब रूल ये है, डीएस कम आए डीके ज़्यादा आए तो फोर्स मेथड यूज़ करते हैं, डीएस ज़्यादा आए डीके कम आए तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं। सिंपल। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी जॉइंट की कितनी मूवेबिलिटी है, इसे हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कहते हैं। जैसे ट्रस का ये जॉइंट, ये कितना मूवेबल है, किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे कोई भी ट्रस का कोई भी जॉइंट जो प्लेनर कंडीशन में है, उसको हम एक्स डायरेक्शन में उसको मूवमेंट दे सकते हैं और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकते हैं, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई इसकी। डीके को ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो मतलब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली तो हमारा डीके आ गया, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन इसके अंदर हमें रिएक्शंस माइनस करनी पड़ेगी। रिएक्शन का डिग्री ऑफ डीके से क्या रिलेशन है वो अभी समझ लेते हैं। जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट फिलहाल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। ये ऊपर नीचे जा सकता है, आगे पीछे जा सकता है, और इसके अंदर एंगल भी आ सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर जो रोलर लगा दिया जाए, तो इसके अंदर हमने एक रिएक्शन जैसे ही इंट्रोड्यूस करी, तो अब ये आगे पीछे जा सकता है, इसके अंदर एंगल आ सकता है, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता।
एक रिएक्शन इंट्रोड्यूस करने से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से 2 आ गई। ऐसे अगर जब इसको हम हिंज बना देंगे तो अब इसके अंदर 2 रिएक्शन आ गई, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी देखेंगे तो सिर्फ एंगल है, ना ये आगे पीछे जा सकता है ना ऊपर नीचे। मतलब जैसे जैसे रिएक्शंस हमारी 0 से 3 तक की तरफ बढ़ेंगी, ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारा 3 से 0 की तरफ बढ़ेगा। जैसे लास्ट केस अगर जो हमने इसको फिक्स कर दिया तो इसके अंदर 3 रिएक्शन आ जाएंगी और अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। तो मतलब जितनी रिएक्शन होंगी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमें पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा और रिएक्शन माइनस करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये था प्लेनर ट्रस। अगर जो हमारे पास स्पेस ट्रस है उस केस के अंदर डी के हर जॉइंट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसके अंदर, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड एक एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। तो जब हम इसका डीके का फॉर्मूला लिखते हैं स्पेस ट्रस की कंडीशन में, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस आर। ठीक है, हाँ तो ऊपर वाला देख लेते हैं। हर जॉइंट पे 2 होती हैं, हर जॉइंट पे 2 होती हैं तो 2j माइनस आर। यहाँ पे हर जॉइंट पे 3 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3j माइनस आर। नेक्स्ट केस है हमारा फ्रेम के केस में हर जॉइंट पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कैसे, पहले ही बता चुके हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड कोई भी एंगल आ सकता है। अब इस एंगल को ध्यान से देखेंगे तो जब यहाँ पे लोड पड़ेगा ये इस तरह से डाइविएट होगा, तो इस साथ में ये रिजिड जॉइंट होने की वजह से ये भी इस तरह से डिवाइड करेगा। और इसको अलग अलग देखें तो ये जो 90 डिग्री इसके बीच में एंगल है ये बाद में भी 90 डिग्री ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर थीटा एक ही है तो अननोन जो है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई एक्स्ट्रा नहीं हमारी बढ़ी, सिर्फ एक ही बढ़ी। डीके जो होता है ये नंबर ऑफ अननोन्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही अननोन होंगे सिर्फ, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा। दोनों थीटा क्योंकि सेम है तो अलग अलग थीटा काउंट नहीं करेंगे इसको, तो इसके मतलब 3 ही अननोन हुए। तो इससे हमें पता चला कि हर जॉइंट पे 3 अननोन होते हैं फ्रेम के केस में। तो इस केस में हम लिखेंगे 3j और सिमिलरली आर को माइनस कर देंगे हम, क्योंकि रिएक्शन को हमें माइनस करना होता है। ऐसे ही फ्रेम का केस देखते हैं स्पेस के केस में, तो हर जॉइंट पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, ये सब लिखी है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। ठीक है, तो ये हर जॉइंट पे 6 होती हैं, तो 6 जॉइंट जितने भी होंगे तो 6j माइनस रिएक्शन तो हमें करनी पड़ेगी। अब फ्रेम का एक स्पेशल केस आता है जिसके अंदर अगर हिंज आ जाता है तो एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको मिल जाती है। तो मतलब हमें पता है हर जॉइंट पे 3 तो उसका पहले से ही है, लेकिन अगर हिंज आ गया तो 1 या 2 जितनी भी एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। कैसे, जब हमने फिक्स रिजिड वाला किया था तो उसके अंदर ये थीटा आता था तो ये भी थीटा ही आ जाता था, तो ये सेम होता था, तो इसलिए एक ही वेरिएबल इसको काउंट करते थे। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे लोड लगेगा तो यहाँ पे जो थीटा आएगा ये ऐसे या फिर ऐसे अलग डायरेक्शन में थीटा 1 और थीटा 2, तो ये 2 थीटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। मतलब 3 पहले से थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा 1, एक थीटा 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर जो यहाँ पे ऐसा होता तो यहाँ पे 2 थीटा इंट्रोड्यूस होते। ठीक है, तो अगर जो m मेंबर जुड़े हुए हैं हिंज से, जैसे यहाँ पे 2 मेंबर जुड़े हुए हैं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस हुई। अगर यहाँ पे 3 जुड़े होते तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस होती। ठीक है, ऐसे ही m मेंबर अगर जुड़े होंगे तो m-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस होगी। मतलब सिंपली इसको पहले सिंपल उसकी तरह सॉल्व करना है, बस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये प्लस कर देनी है। ठीक है, स्पेस के केस में यही रहता है। उसके केस में हर जॉइंट पे 6 होती हैं, जो कि हमें पता ही है हमेशा स्पेस के केस में, -r। लेकिन जो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है प्लेनर के केस में m-1 होती है, यहाँ पे 3m-1 होती है। बीम का भी देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। बीम में हमें मैनुअली सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं लगाए, मैनुअली सॉल्व कर ले, हो भी जाता है, ज़्यादा इजी रहता है। तो इस केस में देखते हैं, इस पॉइंट पे ये सिर्फ यहाँ पे एंगल आ सकता है और कुछ नहीं। अभी हमने देखा था 2 जुड़ रहे थे तो हिंज में 4 आ रहे थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और 2 थीटा। देख लेते हैं, डेल्टा एक्स जा रहा है, ये पॉइंट आगे पीछे जा सकता है, ये पॉइंट ऊपर नीचे भी जा सकता है,
इधर भी अलग थीटा आ सकता है और इधर भी अलग थीटा आ सकता है, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2, तो हिंज पे 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। ये रोलर सपोर्ट है, तो ये भी ऐसे रिजिड जॉइंट की तरह ही काम करता है। तो अगर जो इधर थीटा, अगर ये थीटा से डेविएट हुआ तो ये यहाँ पे भी थीटा ही होगा। तो मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है यहाँ पे थीटा, और ये आगे पीछे तो जा ही सकता है डेल्टा। ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, तो इसको अलग से लिख लें, थीटा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा 1 थीटा 2, और यहाँ पे आएगा थीटा और डेल्टा। अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, एक्सियली इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब क्या होता है? एक्सियली इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि ये पेन की तरह रिजिड है। मतलब कि अगर जो हम इसको जैसे यहाँ पे जॉइंट पे और इस पर फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये हमने स्ट्रक्चर लिया, इस केस में क्या है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। अब मान लो हम यहाँ से इसको खींचते, तो देखा जाए तो जब हम इसको खींचेंगे हम मान रहे हैं कि ये इधर उधर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कितना भी खींच ले ये आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी इसके अंदर डेल्टा एक्स मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसको खींचते हैं तो यहाँ पे एक बीम जो होता है वो खींचता है, कंप्रेस और इलोंगेट होता है, तो उसकी वजह से हम मानते हैं कि ये आगे पीछे भी जा रहा है। जबकि अगर जो ये फिक्स हो गया, पूरा रिजिड हो गया, तो ये यहाँ पे जुड़े होने की वजह से ये आगे नहीं जाएगा। जैसे ये पेन है, हम कितना ही खींच ले ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तब इसके अंदर कुछ एक्सियल इलोंगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये पॉइंट आगे जा रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं हम। तो अगर एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल अगर जो बोल देते हैं, तो जितना हम ये आगे खींचा हुआ मान रहे हैं वो नहीं मानते हैं। यहाँ पे ये फिक्स हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, अब कितना भी हम इसको आगे खींच लें ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कंप्रेस और एलोंगेट नहीं हो रहा है। तो उस केस में डेल्टा एक्स नहीं आएगा, और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स था वो भी नहीं आएगा। तो उस केस में पहले इसमें थी 1 2 3 4 5 6 7 7, लेकिन अब इसमें हो जाएंगी 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 रह जाएंगी। कुछ रूल होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो ये है कि हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं गिवन हो, हमेशा इनएक्सटेंसिबल ही मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर इनएक्सटेंसिबल से मानने के बाद हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो हम उसको एक्सटेंसिबल मान सकते हैं। और दूसरा कि जॉइंट क्या होता है, जॉइंट सिर्फ यही नहीं होता कि जहाँ पे 2 या 3 मेंबर जुड़ रहे हों। अगर वो क्या कहता है स्पेस में भी है कैंटिलीवर की टाइप, तो इसको भी जॉइंट मानते हैं। अगर 2 अलग अलग फ्लेक्सरी रिजिडिटी के मेंबर जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 EI का है, यहाँ पे EI का है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं जॉइंट मानेंगे। और कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो रही है तो इसको भी हम यहाँ पे जॉइंट मानेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन को दोनों तरह से देखेंगे, ट्रिक से भी देखेंगे, फॉर्मूले से भी देखेंगे। ट्रिक से देखते हैं, तो जो भी जॉइंट है, ये फ्रेम है तो हर जॉइंट पे 3 होंगी, तो पहले 3 असाइन कर देते हैं सब जॉइंट पे, जितने भी जॉइंट है, ठीक है। अब ये है फिक्स्ड, तो ये कहीं नहीं जा सकता। ये है हिंज, तो यहाँ पे एक एंगल आ सकता है। ये यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो ये आगे जा सकता है, और यहाँ पे एक एंगल भी आ सकता है, ये ऊपर नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सपोर्टेड रोलर। ये अगर आगे भी चला जाता है तब भी ये अपना 90 डिग्री मेंटेन करके रखता है। तो मतलब पहले भी 90 डिग्री था, बाद में भी 90 डिग्री है, तो थीटा तो इसके अंदर नहीं आया, ठीक है। तो सिर्फ ये आगे पीछे जा सकता है, तो सिर्फ एक इसके अंदर आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 21 प्लस 1 2 3 4 25। हमारा रूल ये है कि यहाँ पे देख रखा है एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, नेगलेक्ट करनी है, लेकिन फिर भी हमारा रूल यही है कि हमें सीधा उसको नहीं मानना है। तो उसके केस में हम हर जगह पे तो माइनस कर नहीं सकते, तो एक थंब रूल होता है फ्रेम के केस में, हम सीधा मेंबर को माइनस कर देते हैं। तो इससे हमारा आंसर सही आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 14 आंसर। इसको हम फॉर्मूले से भी एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है डी के का 3J माइनस आर, हर जॉइंट पे 3 माइनस रिएक्शन। तो जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इंटू 3 माइनस रिएक्शन कितनी है, फिक्स सपोर्ट है 3 रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस 1 रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन ये होगा और एक रिएक्शन मोमेंट होगा, क्योंकि ये एंगल चेंज नहीं करने दे रहा है इसको, ठीक है। अगर जो एंगल चेंज हो जाता है इसका,
तो मतलब यहाँ पे कुछ उसको रोकने वाली फोर्स नहीं लगी हुई थी, लेकिन एंगल सेम है यहाँ पे, पहले भी बाद में भी, तो मतलब एक मोमेंट लग रहा होगा यहाँ पे। तो 3 4 5 6 7 8 33 माइनस 8 माइनस नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 11, तो ये हमारे पास आ जाता है 14। तो फॉर्मूले से भी सेम है और ट्रिक से भी सेम है। आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं जल्दी से। फ्रेम है, वापस से 3 3 असाइन कर लेंगे। अब सारे क्वेश्चन ट्रिक से ही करेंगे हम। ये आगे पीछे जा सकता है और एंगल भी आ सकता है, तो 2 3 6 7 8 8 माइनस मेंबर हमें हमेशा माइनस करने हैं 1 2 3 3, तो इसका 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमसे डीके नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि हैज़ एनालाइज्ड बाय एसडीएम। एसडीएम मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड को सोल्व करने के लिए हमेशा डीके देखते हैं। ठीक है, डीके कम आता है तभी हम इस एसडीएम से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बीम का, तो इसको हमें मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। ये आगे पीछे जा सकता है और यहाँ पे एक एंगल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आया 2, इसको लिख लेते हैं। डेल्टा एक्स आ सकता है इसमें और थीटा आ सकता है। ये भी आगे जा सकता है और यहाँ पे एक एंगल भी आ सकता है, और एंगल जो ये होगा वही एक होगा, तो इसको एक ही एंगल काउंट करेंगे। तो डेल्टा एक्स आ सकता है और यहाँ पे थीटा आ सकता है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। तो वैसे 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें इसको इनएक्सटेंसिबल मानना पड़ेगा और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन है क्या। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स खत्म, डेल्टा तो -2, तो 2 अगर ऑप्शन है तो सही है, तो बी आंसर है इसका। अगर 2 ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर 4 होता, अगर कुछ गिवन नहीं भी है तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 सब जगह 3 असाइन कर देंगे। रोलर सपोर्ट है, आगे पीछे जा सकता है, एंगल आ सकता है 2, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है 1 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 21 माइनस नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 11 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज वाला क्वेश्चन आ गया। पहले तो वही 3 असाइन कर देंगे सबको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। हिंज आ जाता है, अगर 2 मेंबर जुड़ते हैं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आती है, तो +1। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, m-1 देख लेते हैं हमेशा कि 2 मेंबर जुड़ रहे हैं तो 1 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। प्लस हमें ये भी देखना है कि माइनस करके देखना है मेंबर 1 2 3, -3 करेंगे तो 1 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए 4 इसका आंसर है। वेट, 3 + 1 4 5 6 7 8 माइनस नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 5, तो 5 ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर 8 है, ऑप्शन सी। वापस से बीम देखते हैं। इसके हम यहाँ पे सिर्फ एक एंगल आ सकता है, आगे पीछे जा सकता है तो डेल्टा एक्स, ऊपर नीचे भी जा सकता है डेल्टा वाई। एक थीटा ये आएगा θ1, एक थीटा आएगा ये θ2। ये आगे पीछे जा सकता है डेल्टा एक्स, एंगल भी आ सकता है, यहाँ पे एक ही एंगल आएगा थीटा। वापस से डेल्टा एक्स आगे पीछे जा सकता है और यहाँ पे आ सकता है एंगल। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अगर जो इसको एक्चुअली इसको इलंगेट हो सकता है तब, अगर जो मान लिया कि इनएक्सटेंसिबल है ये, तो हमें डेल्टा एक्स नहीं मानना पड़ेगा। तो अब हो जाता है 1 2 3 4 5 6, तो आ रहा है 6 अगर जो ऑप्शन में है तो आंसर 6 ही होगा। तो ऑप्शन में कोई भी 6 नहीं है, तो इसका आंसर 9 होगा। 2 बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। 3 3 3 हर जॉइंट पे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं था, हर जॉइंट पे हमें 3 एक्स देनी है। यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, थीटा वाली 1। अब जितने भी हिंज होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। अगर 2 मेंबर जुड़ रहे हैं तो 1 डिग्री एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर जुड़ रहे हैं तो 3 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। अगर m मेंबर जुड़ते हैं तो m-1 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। तो काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 माइनस नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी क्वेश्चन मैंने चेक किया, ये यही था। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 23 -9 = 14।
14 ऑप्शन है तो ये आंसर है। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। 3 3 कोई भी जॉइंट होगा 4 मेंबर से जुड़ा है या 3 मेंबर से जुड़ा है, उसमें 3 ही होगी अनटिल एंड अनलेस उसमें हिंज ना जुड़ा हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक थीटा आएगा और यहाँ पे आगे भी जाएगा और यहाँ पे एक थीटा भी आएगा। तो यहाँ पे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 3 24 माइनस नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इजिकल टू 13। चलो इसको एक फॉर्मूले से भी करके सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है 3j माइनस आर। तो कितने जॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 इंटू 10 माइनस रिएक्शन कितनी है? फिक्स सपोर्ट है तो 3 हो गई, हिंज है तो 2 हो गई और रोलर है तो 1 हो गई। तो 3 और 3 6 6, तो ये हो गया 30 माइनस 6 माइनस नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया हमारे पास 30। ओके, थैंक यू।